आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस का 2019 के दूसरे सेट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री फुल एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल है, यहाँ पर इनमें से ऑप्शन दिया C3H5OH, C2H5OH, C3H6OH और C3H7OH। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाना चाहिए, यहाँ से 3 कार्बन है यानी कि प्रोप लिखा हुआ है। यदि 1 कार्बन होता तो मेथ होता, और 2 कार्बन हो गए तो यहाँ पर एथ लिखा होता। यहाँ 3 कार्बन हो गए, इसलिए यहाँ पर प्रोप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर यानी कि इन तीनों में से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और शेष इन तीनों में से हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल लिखा है, तो इसका अनुलग्न ऑल है, और अनुलग्न ऑल का मतलब यहाँ पर लास्ट में OH आएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 कार्बन लेकर। तो देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। यहाँ 3 कार्बन लेकर हमें स्ट्रक्चर बनाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पर अनुलग्न OH है। तो यहाँ पर इसका एल्डिहाइड यानी यह जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक है हमारा एल्डिहाइड समूह का है, तो इसलिए यहाँ पर अनुलग्न इसका OH यानी कि OH आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन के लिए 4 परमाणु होना चाहिए, तो एक यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और 3, एक चौथा यहाँ पर 4। इसी प्रकार से इस कार्बन के भी 4 परमाणु, 1, 2, 3 और एक 4, और इसके भी 4, 1, 2, 3 और एक 4। तो अब इसकी यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन है। 3 कार्बन है C3, और या फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा CH3, CH2 और यहाँ भी CH2 और OH। तो अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो एक साथ भी लिख सकते हैं इसको C3 और 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, तो हाइड्रोजन 7 है, और साथ में OH लिखा हुआ है, तो OH भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा C3H7OH। तो इसलिए हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, आंसर 5 का चौथा नंबर यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा C3H7OH। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों? तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यानी कि जो खाद्य पदार्थ होता है, जो डिब्बों में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि टिन जो होता है हमारा, टिन खाद्य पदार्थ से यानी कि कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि यह रिएक्ट नहीं होता है। तो हमें ऐसे ही तत्वों को यानी कि हमें या लेप चढ़ाना होता है जो खाद्य पदार्थों से रिएक्ट ना हो सके। तो इसलिए जिंक के स्थान पर हमें टिन का लेप चढ़ाना होता है। तो इसलिए टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन। तो बेकिंग पाउडर को हम सबसे पहले गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से आंसर हमारा कौन सा सही होगा। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से पहले हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर का सूत्र पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है यानी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो ये हमारा खाने का सोडा भी है। तो अब हम यहाँ से इसको रिएक्ट करेंगे NaHCO3 को। तो जब इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है यानी जब इसको गर्म किया जाता है, जब हीट दी जाती है, तब यहाँ से हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम अब वैलेंसी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम यानी कि सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ 2 का गुणा करा देंगे, और यहाँ पर हमारी कार्बन यानी कार्बन के 2, यहाँ पर जो कार्बन हमारा 1 है, 1 और 1 2, यहाँ भी कार्बन के हमारे 2 परमाणु, कार्बन भी बराबर है। और इसी प्रकार जब हाइड्रोजन की संयोजकता बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है यानी क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 का 3 3 6, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और 1 3 और 3 3 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की वैलेंसी भी बराबर है, यानी कि यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, और यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन की यहाँ पर
हमारे जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु। इसी प्रकार से यहाँ भी सोडियम के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, कार्बन के भी 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के हमारे 6 परमाणु। इस प्रकार से दोनों की वैलेंसी बराबर हो चुकी है। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा CO2। यानी कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यानी ऊष्मा प्रदान करते हैं तो गर्म करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यानी कि CO2 गैस प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है? और दूसरा है, सूर्य के प्रकाश में मीथेन एवं क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराएंगे। देखिए, तो जब हम यहाँ पर यानी कि एथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3CH2OH, या इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं C2H5OH। और जब इसकी क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं और यहाँ पर जो O है हमारा O ऑक्सीकरण का काम कर रहा है। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तब यहाँ से हमें प्राप्त होगा CH3COOH, यानी ये है, इसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं और साथ में हमें जल भी प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो मीथेन है, तो मीथेन की क्रिया हम यहाँ पर Cl2 से करा देते हैं क्लोरीन से। तो यहाँ पर जब मीथेन की क्रिया Cl2 से कराएंगे तब यहाँ से हमें प्राप्त होगा CH3Cl, क्योंकि क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का एक परमाणु त्याग यानी कि इससे जो है अलग हो जाएगा और Cl यहाँ पर जाकर बैठ जाएगा, तो CH3Cl हो जाएगा। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से जो निकल करके Cl से रिएक्ट होकर के HCl बना लेगा। तो यहाँ CH3Cl और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बन जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? तो कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है? तो देखिए, कॉपर से यानी कॉपर के सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर कॉपर अयस्क प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फाइड को यानी ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब यहाँ पर हमें क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और इसके बाद हमें पुनः जब हम यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड ले लेते हैं तो क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरस सल्फाइड यहाँ दोनों को मिला करके यहाँ गर्म करते हैं, तब यहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है, यानी शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है, प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो जाती है। तो दोनों की बैलेंसी भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बैलेंसी, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन हमारे यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर के 4 परमाणु है, 2 का 2 2 दूनी 4। तो यहाँ भी 2 का 2 2 दूनी 4, यानी कॉपर के 4 परमाणु बराबर है। अब यहाँ पर सल्फर हमारे 2 है, तो यहाँ भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 4 2 6। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन भी हमारे बराबर है। तो यह है हमारी यानी यह क्रिया संतुलित है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अब क्रिया है, जब हम यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड और यहाँ पर कॉपर सल्फाइड को यहाँ पर मिला करके यहाँ गर्म करते हैं, तब हमें यहाँ शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कॉपर है हमारे 2 का 2 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कॉपर 2 का 2 2 दूनी 4 और 4 2 6। तो कॉपर यहाँ पर 6 है और सल्फर हमारे एक सल्फर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे 2 है। तो इस प्रकार से यह क्रिया भी हमारी संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। नंबर 1, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया कराना है जिंक से। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक से कराते हैं तब हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर H2 यहाँ विस्थापित हो जाएगा और जिंक यहाँ से सल्फेट से यानी रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और दूसरी अपक्रिया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी यानी इसका संतुलित समीकरण देना है हमें। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है। तो इसका संतुलित समीकरण, तो एल्यूमिनियम की क्रिया अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं, तब यहाँ से हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है और यहाँ भी एल्यूमिनियम के 2 परमाणु है। क्लोरीन के यहाँ पर 6 परमाणु है, यहाँ भी क्लोरीन के 6 परमाणु, 3 दूना 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारे 3 दूना 6। तो यहाँ भी यह इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है? तो कार्बन के जो विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, नंबर 1 चतुसंयोजकता और दूसरा संकलन के कारण। तो इन दोनों के कारण
कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 7 का दूसरा कि ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र, तो यहाँ पर 2 नंबर में दिया गया है ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक सूत्र। तो देखिए ब्रोमोपेंटेन, जैसे कि बोला गया पेंटेन, तो पेंटेन कहा उसने ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो और पेंटेन। तो यहाँ पर हमारा पेंटेन यानी ब्रोमो लिखा है, तो यानी कि ये सब हमारे क्लोरो ब्रोमो इस प्रकार से, यानी यदि कहीं Cl लगा हो या फिर Br लगा हो या फिर I लगा हो तो ये हमारे सब पूर्व लग्न होते हैं। पूर्व लग्न यानी कि अर्थात इसका मतलब है कि यह शब्द पहले लगा करते हैं। तो और पेंटेन कहा गया है, तो पेंटेन का मतलब है कि 5 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या हो जाएगी 5। तो 5 कार्बन मिलकर के यहाँ पर श्रृंखला बनाएंगे हम, यानी 5 कार्बन लेकर के 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से यहाँ पर इसकी अभिक्रिया बना देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पहली बार हम यहाँ पर ब्रोमीन को यहाँ रख देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर इसकी रिएक्शन बना देंगे। ये बन जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 प्रत्येक कार्बन के 4 परमाणु होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बन चुके हैं सबके। इसी प्रकार से इसके भी बराबर हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके बराबर हो चुके हैं। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा, यानी प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ भी CH2 और CH3 CH2 CH2 और CH2 Br। तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया बन जाएगी ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी प्रकार से इसकी। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर जैसे कि 5 कार्बन हमें लेना है, तो 1 2 और इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 कार्बन ले लेते हैं। अब जैसे कि हमने Br को यहाँ रखा था, Br को यहाँ ना रख करके अब Br को यहाँ रख देते हैं, तब यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कि CH3 और यहाँ भी हमारा CH3, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH यानी CH3। तो इस प्रकार से बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CHBr और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी बना सकते हैं 5 कार्बन लेकर के, यानी कि 1 2 3 4, एक कार्बन यहाँ पर रख करके 1 2 3 4, तो यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर यानी CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा CH3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2Br हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी एक हमारी कार्बन यानी कि यह एक ब्रोमोपेंटेन की यह भी एक संरचना बन जाएगी हमारी ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी? तो देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम, तो मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। अर्थात मेंडलीव का जो आवर्त नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूहों पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। तो साबुन तथा अपमार्जक, जैसा कि साबुन तथा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया उनसे बनने वाले मिसेल संरचना पर आधारित होती है, जो मैल से क्रिया करके गंदगी को दूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण और सजातीय श्रेणी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साबुनीकरण के बारे में। साबुनीकरण, इसका उत्तर आप सेट 1 बीजे की 6 का में प्ले लिस्ट में जाकर देखें। सजातीय श्रेणी, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक समान सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, जिसमें एल्कीन यानी एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए एल्केन यहाँ पर जो है सूत्र दिया है CnH2n+2, तो यहाँ पर समझिए यदि हम यहाँ पर 2 कार्बन लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर जो CH3 और CH3, मतलब यहाँ पर जो 2 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर सूत्र जो हमारा था, सूत्र जैसा कि सूत्र दिया था CnH2n और +2, इसका मतलब यहाँ जहाँ n बराबर हमारा 2 है, यानी कि यदि कार्बन 2 है तब हाइड्रोजन 6 आएगा। तो यहाँ पर n की जगह यहाँ पर 2 रख के देखते हैं क्या सही है। यहाँ पर यदि हम कार्बन यानी n की जगह 2 रख देंगे तो C2 आ गया प्लस H, अब यहाँ 2 की जगह 2 कर दिया। अब n का मान यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर n हमारा 2 है, n का मान यहाँ पर 2 है, क्योंकि कार्बन यानी n का मान यहाँ पर 2 है, n से यहाँ पर
यहाँ पर तुलना करेंगे तब आयन का मान 2 निकलेगा। तो यहाँ पर आयन का मान जैसे हम 2 रखते हैं और प्लस 2 जोड़ना भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा C2 और 2 का 2, 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो इस प्रकार से आ जाएगा C2 और 4 2 6, तो C2H6 जो कि सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एल्केन का मतलब सूत्र इस प्रकार से हमारा स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है यानी ऊष्मा प्रदान की जाती है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और साथ में जल भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो यानी कि जिप्सम का जो सूत्र होता है हमारा, जिप्सम का जो सूत्र होता है हमारा CaSO यानी कि CaSO4 × 2H2O। जैसा कि हमने आपको बताया था सूत्र याद करने का तरीका कि यहाँ पर यानी कि जो जल है तो जल की जो संख्या है सम है, यहाँ पर यानी कि जल के अणुओं की संख्या सम है, इसलिए इसका सूत्र बन जाएगा जिप्सम यानी सम। और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है हाफ H2O होता है यानी कि आधा होता है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। तो आप समझिए यहाँ पर यानी कि CaSO4 × 2H2 ये हमारा जिप्सम है। और जब जिप्सम को हीट किया जाता है यानी कि जब इसको गर्म करेंगे तब यहाँ पर CaSO4 यानी कि यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हेमीहाइड्रेट यानी आधा पानी हो जाएगा और प्लस साथ में यहाँ पर 1/2 H2O भी पानी का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी शॉर्ट में इसको POP भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से POP का निर्माण हो जाता है जब हम कैल्शियम सल्फेट को यानी कि कैल्शियम सल्फेट और × 2H2O को गर्म करते हैं, तब यहाँ पर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और साथ में 1/2 H2O ये पानी अलग से भी निकल आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो इसका उपयोग घरों की छत की साज सज्जा तथा प्लास्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा का एथेनोइक अम्ल के एस्टीकरण की क्रिया की रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इसकी NaOH और NaHCO3 के साथ अपक्रिया भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एथेनोइक अम्ल की हमें यहाँ पर एस्टीकरण कराना था यानी एथेनोइक अम्ल की एस्टीकरण से अपक्रिया कराना था, तब यहाँ पर एस्टर बनता है और जल भी उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ पर पुनः यानी कि इसी एसीटेक अम्ल की यहाँ NaOH और इसी एसीटेक अम्ल की NaHCO3 से अपक्रिया कराना था। तो देखिए जब हम C2H5OH की जब एसीटेक अम्ल से क्रिया कराते हैं तब यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है और साथ में जल भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जब हम CH3COOH की क्रिया NaOH से करते हैं तब यहाँ पर यानी कि सोडियम हमारा हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, तब हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाता है और हाइड्रोजन की जगह Na आ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा CH3COO Na और प्लस यहाँ पर जल का निर्माण हो जाएगा H2O। इसी प्रकार से अगली रिएक्शन है CH3COOH की क्रिया जब NaHCO3 से कराते हैं तब यहाँ पर CH3COO Na बनता है और प्लस H2O और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस जल का निर्माण भी होता है। तो अब समझ लेते हैं इसको। तो देखिए जब यहाँ पर एथेनोइक अम्ल की C2H5OH यानी एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम यहाँ पर एसीटेक अम्ल से कराते हैं, CH3COOH से कराते हैं, तब यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है यानी कि CH3COOH और यानी कि CH3COO और यहाँ C2H5 और प्लस H2O यानी कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है और यानी एक ऑक्सीजन ये है। तो यहाँ H और H बन जाएगा H2 और प्लस O H2O। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा एस्टर, ये एस्टर है और ये जल है। इसी प्रकार से यदि हम अब CH3COOH की क्रिया NaOH से करा देते हैं तब यहाँ पर यानी कि CH3COO यहाँ बन जाएगा CH3COO Na और प्लस साथ में यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है हमारा पोटेशियम के बाद होता है सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम हमारा अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर सोडियम यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर जाकर के CH3COO Na बन जाएगा और यहाँ पर यह H इससे यानी इस OH के साथ रिएक्ट होकर के H2O बन जाएगा। अब यदि हम CH3COOH और प्लस यहाँ पर यानी CH3COO एसीटेक अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 से करा देते हैं, तब यहाँ पर Na2CO3 यानी कि यहाँ पर धावन सोडा Na2CO3 और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
और प्लस H2O का निर्माण होता है। तो आई होप ये रिएक्शन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। धावन सोडा देखिए यहाँ पर यानी कि जो सूत्र होता है हमारा बेकिंग सोडा का NaCO3 और NaCO3 यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यानी निर्माण होता है और साथ में H2O जल भी उत्पन्न होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। अब इसी प्रकार से यदि हम पुनः Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया करा देते हैं तब यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O बन जाता है और यही हमारा यहाँ पर धावन सोडा यानी धावन धोने वाला सोडा भी कहलाता है। धावन सोडा कहलाता है, धावन सोडा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा यानी इसको ऊष्मा प्रदान की जाएगी तब यहाँ से Na2CO3 का निर्माण होगा। Na2CO3 और प्लस साथ में H2O जल का भी निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब यहाँ इसकी बैलेंसी बराबर करने के लिए यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 का गुणा कर लेंगे और यहाँ कार्बन हमारा यानी 1 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया तो कार्बन भी 2 है। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन हमारे 2 हैं यहाँ पर तो यहाँ भी 2 का गुणा किया है तो हाइड्रोजन 2 हो गए हैं। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने ऑक्सीजन हमारे 2 और यहाँ पर 2 1 3 और 3 3 6 तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 3 दूना 6 तो इस प्रकार से बैलेंसी हमारी बराबर है। अब पुनः यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3 है तो Na2CO3 को यानी जल के साथ क्रिया करा देते हैं और यहाँ पर जल के 10 अणु लेकर के क्रिया करा देते हैं। तो Na2CO3 की जब 10 यानी जल के 10 अणुओं के साथ जब क्रिया कराएंगे तब यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। तो यही हमारा धावन सोडा है। धावन सोडा यानी इसको हम धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की साइंस की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।